सर्वप्रथम होली के शुभ अवसर पर जनपद वासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं कि पूरे जनपद के लोग हर्षोल्लास के साथ में होली का ये त्यौहार, रंगों का त्यौहार मनाने का काम करेंगे। जनता ने हमें जो भी आशीर्वाद दिया, मैंने जनता के बीच में रह कर के सेवा करने का काम किया है और प्राथमिकता के आधार पर जनता ने श्रीनगर विधानसभा का दायित्व तो दिया था, उसमें मैंने प्राथमिकता के आधार पर काम करने का काम किया है। जिन गांव को मेन रोड से जोड़ने का एक भी रास्ता नहीं था, उन गांव को प्राथमिकता के आधार पर गांव को जोड़ने का काम किया। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक हमारे बगल में ही गांव रामपुर गोकुल पड़ता है, जिस गांव को एक भी रास्ता नहीं था, उसको मैंने 4.5 किलोमीटर लंबी रोड, तारकोल रोड देने का काम किया है। रामपुर गोकुल गांव के अंदर सीसी रोड देने का काम किया है। इसी तरीके से एक और काम बड़ा है जो एक परसिया घाट के नाम से जाना जाता है। ये फूलबहन ब्लॉक का गांव है। परसिया घाट, वहाँ पे एक कंडवा नदी पड़ती है। कंडवा नदी के ऊपर आने जाने का कोई पुल नहीं बना था, एक नाव ही सहारा हुआ करता था। तो जब मैं पहली बार उस गांव को गया चुनाव के दौरान, तो गांव के लोगों ने वहाँ पे पहले से मन बना बैठे थे कि इस बार हम मतदान नहीं करेंगे। जब मैं गांव के अंदर गया तो वहाँ मालूम हुआ, तो गांव के लोग इस चीज़ को कहने लगे। तो मैंने कहा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा एक हथियार आपको मिलता है और आप लोग कह रहे हैं कि उसका हम उपयोग नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र में अच्छा कदम नहीं होगा। कोई ऐसा माइक लाल जरूर होगा, जो आपकी डिमांड है, मांग है, वो पूरा होगा। अगर हमें आशीर्वाद देंगे तो मैं आज आप लोगों के बीच में वादा तो नहीं करता हूँ, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि मैं प्राथमिकता के आधार पे मैं आपका काम कराने का काम करूँगा। वास्तव में वहाँ पे लोगों ने भरपूर मात्रा में वोट दिया। 92% अकेले मुझे वोट मिला। चुनाव जीतने के बाद में सबसे पहले मैंने उस पुल के बारे में चिंता करने का काम किया, जहाँ पे आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। वहाँ से मतलब पुल का निर्माण होने के बाद में वहाँ पे मतलब जो है करीब 15-16 गांव जो पतरासी हो करके, जिनका सफ़र 23 से 24 किलोमीटर पड़ता था, और वहाँ पे उनको 7-8 किलोमीटर जो रन कम पड़ा उस पुल के माध्यम से। तो जितना भी उधर के आने जाने वाला व्यक्ति था, वो सारा का सारा उससे पुल से आने जाने लगा। इसी तरीके से एक खांभी के नाम से पुल बना था, रपटा पुल बना था, ध्वस्त हो गया था। और वही क्या ध्वस्त हो गया था, वहाँ पे कई रपटा पुल बने थे बंधा के अंदर, लेकिन सही मायने में, और वो भी बने थे समाजवादी शासनकाल में ही बने थे। और हमारे वहाँ के नेता जो हमसे पहले विधायक हुआ करते थे, कुंवर धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, उन्होंने कई रपटे पुल बनवाए थे। लेकिन चांस की बात, बालू होने के कारण
पुल एक भी चल नहीं पाए, बरसात में कट जाते थे। जब मैं 2012 में विधायक हुआ और मैंने पुल स्वीकृत कराया, लेकिन साथ में वहाँ एक पचपेड़ी घाट के पुल का मैंने एक प्रस्ताव दिया था सदन के अंदर, तो उस पर भी काम चालू हो गया, जिसके चलते वहाँ पे 3 पुल रपटा पुल मेरे मंजूर हुए थे। तीनों पुल उस चक्कर में वो काट दिए गए कि जो है यहाँ पे जब बड़ा पुल बन जाएगा और इसके अंदर एक तटबंध बन जाएगा तो यहाँ पे फिर पुलों की आवश्यकता, रपटा पुलों की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन चांस के बाद ये 2015 जनवरी की घटना है संभवतः। उस समय वहाँ पे लोगों ने निकास के लिए धरना प्रदर्शन कर दिया। 10-12 गाँवों के लोगों ने, सरकार मेरी चल रही थी, मेरा दायित्व बनता था, मैं उनके बीच में धरना प्रदर्शन में गया और मैंने उनसे धरना प्रदर्शन तोड़ने का आग्रह किया। मैंने कहा कि आप लोग धरना प्रदर्शन तोड़िए और मैं आपके इस पुल का निर्माण कराऊंगा, क्योंकि महत्वपूर्ण ये पुल है, 10-12 गाँव को जोड़ने का काम करेगा, इसलिए प्राथमिकता के आधार पर मैं कराने का काम करूँगा। फिर मैं जा कर के लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री से मिल कर के उनसे अनुरोध किया कि भैया ये 10-12 गांव बंधे के अंदर पड़ते हैं, इनको आने जाने का रास्ता कोई नहीं है। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार करते हुए तुरंत उस रपटा पुल का प्रस्ताव मांग लिया और प्रस्ताव मांग करके 4 महीने के अंदर उस काम को शुभारंभ भी कराने का काम किया, जो 2017 में बन करके तैयार हो गया था और आराम से उन गाँव के लिए अच्छा खासा रास्ता मिल गया। और वो पुल के साथ में जो तारपुल रोड थी उसको भी मैंने पूरा कराने का काम किया, जिससे 12-13 गाँव उससे जुड़ गए। इसी तरीके से एक ये छोटी बन्नी से लगा करके लखीमपुर भीरा मार्ग पे एक बन्नी गांव पड़ता है, बन्नी से लगा करके छोटी बन्नी बलवापुर पिपरा मरोड़ा को रोड जाती है, जहाँ पे आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। उस रास्ते का निर्माण मैंने किया, 3.5 किलोमीटर का लंबी रोड। मैं आज के समय में जानना चाहता हूँ, आप लोग भी सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इस 4 साल आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल हो गया है। 4 साल में कोई ऐसा जनहित कल्याणकारी काम भारतीय जनता पार्टी का मेरी नज़र में तो नहीं आ रहा। केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जहाँ पे आज मैं बैठा हूँ अपने निवास पे रमुआपुर गांव में, यहाँ के चारों तरफ आप पता लगा लेना, ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है जिस ग्राम पंचायत में छोटे बड़ा काम मैंने न दिया हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 4 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने 4 साल पूरे होने पे जश्न भी मनाया है, लेकिन अभी तक मुझे नज़र नहीं आया यहाँ पे कोई एक भी काम उन्होंने जनहित कल्याणकारी किया हो। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जब 2012 का चुनाव चल रहा था, तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी जो 2012 में बने, इससे पहले वो प्रदेश अध्यक्ष थे और प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने एक घोषणा पत्र तैयार किया था। और घोषणा पत्र, ये सब लोग जानते हो कि घोषणा पत्र पूरे 5 साल का होता है। लेकिन मैं अपने मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो 5 वर्ष के लिए घोषणा पत्र तैयार किया था, घोषणा पत्र में जितने भी पॉइंट दिए थे सारे उन्होंने 2 साल के अंदर पूरा करने का काम किया। इसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। चूँकि और जो घोषणा पत्र से अलग हट करके कुछ काम थे, जनहित कल्याणकारी योजनाएं, जनता का कैसे हम सेवा कर सके, जनता की कैसे हम मदद कर सके, इस ओर भी ध्यान दिया। मैं आप लोगों के माध्यम से प्रदेशवासियों को मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारे जनपद लखीमपुर खीरी के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं
कि उन्होंने 108 नंबर, 102 नंबर एम्बुलेंस देने का काम किया और क्राइम पे कंट्रोल पाने के लिए 100 नंबर का संचालन किया। 100 नंबर संचालन के लिए मैं आपको बता दूं कि क्राइम बहुत बड़े पैमाने पे था और जब 100 नंबर चालू किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो क्राइम 70% एकदम डाउन हो गया। जितने भी छोटे छोटे लोग थे, मनचले लोग थे, जो राजनी होती थी, रोड होल्ड अप होते थे और गांव के अंदर छोटी मोटी चोरियां हुआ करती थी, उनके ऊपर एकदम विराम लग गया। लेकिन मैं आज बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि जो उस सिस्टम उस गाड़ी के अंदर लगा था, सरकार बदलने के बाद वो सिस्टम ख़त्म कर देने से आज वही 100 डायल नंबर की गाड़ी वो पैसा वसूलते हुए घूम रही है। आज उसको कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसके ऊपर मॉनिटरिंग करने वाला व्यक्ति नहीं है, इसलिए। और दूसरे में जो 108 नंबर एम्बुलेंस, 102 नंबर एम्बुलेंस की मैं बात करता हूँ, उसके बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि 108 नंबर शायद उन्होंने इसके बारे में कहीं बाई रोड जा रहे होंगे, कहीं न कहीं हमारे भाई भतीजे चाचा ताऊ को रोड के ऊपर एक्सीडेंट में तड़पते हुए देखा होगा, तो उनके दिल के अंदर दर्द आया होगा कि ऐसे लोगों की हमें मदद करने की ज़रूरत है और उन्होंने 108 नंबर चालू किया। चूँकि जब कभी भी हम लोगों के परिवार का कोई भी सदस्य 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की दूरी पे गया हुआ होता और उसका कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाता था, जब तक हम लोगों के पास सूचना आती थी तब तक वहाँ पे हमारे परिवार के उस सदस्य का लहूलुहान हुआ करता था और इतना ब्लीडिंग हो जाया करती थी, घटनास्थल पे दम तोड़ दिया करता था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को, ऐसे दर्द को समझने का प्रयास किया। 108 नंबर एम्बुलेंस दे करके जितना जल्दी में घर परिवार के लोग, सगे संबंधी, नातेदार, रिश्तेदार, इष्ट मित्र लोग जितना जल्दी घटनास्थल पे नहीं पहुंच सकते, उतना जल्दी वो एम्बुलेंस हमारी पहुंच करके उस भाई भतीजों को ले जा करके प्राथमिक उपचार कराने के लिए अस्पताल पहुँचाने का काम करती है। दूसरा, जहाँ पर मैं 102 नंबर की बात कर रहा हूँ, शायद उन माताओं बहनों के दर्द को समझने का प्रयास किया जो प्रसव के समय में तड़पती रहती थी। परिवार के लोग गांव के अंदर मारे मारे घूमते थे कि भैया बहू के डिलीवरी होने वाली है, पत्नी के डिलीवरी होने वाली है, भैया अस्पताल किसी तरीके से आप पहुंचा दीजिए। जब तक ये व्यवस्था होती थी तब तक तड़प करके बुरा हाल हो जाया करता था उन माताओं बहनों का। इस ऐसे दर्द को माननीय अखिलेश यादव जी ने समझने का प्रयास किया और 102 नंबर एम्बुलेंस उनको दिया, जिससे आज की तारीख में मैं दावे के साथ कहता हूं कि कहीं पे कोई गांव में घटना ऐसी घटित हुई हो, तुरंत 102 नंबर डायल करिए, आधा घंटा भी नहीं लगता है, वो 102 नंबर एम्बुलेंस गांव में आकर के उस मरीज को ले जा करके अस्पताल में एडमिट कराने का काम करती है। आज बड़े अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी की चलाई हुई योजना, कोई भी सरकार आए, जनहित कल्याणकारी योजना है, इसको और प्रमोट करना चाहिए। लेकिन आज अफसोस ये है कि उन गाड़ियों को डीजल मुहैया नहीं हो पा रहा है, डीजल मुहैया नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वो समय पे गाड़ियां पहुंच नहीं पा रही। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं जनहित में ज़रूरी है। और जो भी माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा पत्र में, जो मैंने पहले मैं कह चुका हूँ, घोषणा पत्र में जो भी वायदे किए थे, एक एक वायदा अगर घोषणा पत्र किसी भी हमारे प्रदेशवासियों के पास रखा हो तो वो लोग घोषणा पत्र उठा के देख ले। उस घोषणा पत्र को 2 साल के अंदर पूरा करने का काम किया था। ऐसे प्रदेश के मुखिया की ज़रूरत इस उत्तर प्रदेश को है, क्योंकि वो जन भावनाओं को समझ सके और जनता के साथ में खड़ा दिखाई पड़ सके। ये आज के समय में मैं देख रहा हूँ, केवल कुछ नहीं, जब चुनाव आता है, चुनाव में जो भी वायदे किए जाते हैं, चुनाव ख़त्म, वायदे ख़त्म, मामला ख़त्म। जैसे आप लोगों ने देखा होगा 2017 का चुनाव चल रहा था,
2017 के चुनाव में यही मोदी जी हमारे जनपद लखीमपुर खीरी के राजकीय इंटर कॉलेज के ग्राउंड में आए थे और यहाँ पे बड़े भावुक मन से इन्होंने कहा था कि ये मेरा जनपद लखीमपुर खीरी, चीनी का कटोरा कहा जाने वाला मेरा जनपद लखीमपुर खीरी, ऐसे किसानों का पसीना स्वीट हो जाता है, यानी कि मीठा हो जाता है, मीठा। ऐसे किसानों का गन्ना भुगतान चुकता करने के लिए माननीय अखिलेश जी आपको किसने रोका है? अपने नेताओं की पीठ थपथपाने का काम किया था कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के नेताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक योजना तैयार कर ली है। अब किसान को दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तरफ किसान गन्ना बेचेगा, दूसरी तरफ उसके खाते में 14 दिन के अंदर, यानी 2 सप्ताह में पैसा उनके खाते में आ जाएगा। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, चुनाव खत्म हो गया। वो 14 दिन कहा था कि 14 साल कहा था कि 14 महीने कहा था, ये समझ में नहीं आया। आज भी भुगतान के लिए लोग तड़पते रहे, लेकिन उनको समय से भुगतान नहीं हो पाया। समय से उनके बीमार परिवार के किसी भी सदस्य को समय पे इलाज नहीं करा सके, समय से फीस नहीं जमा करा सके। ऐसी चीज़ें को जब याद करते हैं तो माननीय आज उत्तर प्रदेश का जितना भी सम्मानित व्यक्ति है वो सब अखिलेश यादव जी को आशा भरी निगाहों से देखने का काम करते हैं। किसानों की DAP पर 300 रुपये बढ़ गए, इस पर कुछ कहेंगे रेट? बिल्कुल, देखिए, ये किसानों की हितैषी कहे जाने वाली इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती थी किसानों को हम 2 गुना उनकी फसल का उपज का 2 गुना देंगे, अब वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि 2 गुना कहाँ से वो दे रहे हैं, कैसे किसानों को मिल रहा है। अभी धान कटे हैं, धान का सीज़न था और यहाँ पे जो है केंद्र लगे थे, एक भी केंद्र पे एक दाना तुला नहीं गया और सरकार का लक्ष्य पूरा हो गया। ये मैं जानना चाहता हूँ अपने जनपद वासियों से कि एक भी सदस्य आकर के मुझे बता दे कि क्रय केंद्र पे मेरा धान तुला गया और मुझे जो MSP था 1868 रुपये वो मुझे मिला। किसी भी किसान को पैसा नहीं मिला। DAP यूरिया जो यही जो है, आप डीजल की बात देख लीजिए, DAP की देख लीजिए, यूरिया की अगर रेट नहीं बढ़ाया तो उसके जो है 5 किलो यूरिया वेट कम करने का काम किया। DAP जो किसानों को 500-600 की मिलती थी NPK, आज वो 1300-1400 की मिल रही है, 1500 की मिल रही है। तो ये देखिए, और वहीं पे जैसे गन्ना वो धान किसानों के और जितने गेहूं फसल उत्पादन करते हैं, आज उनको वाजिब पैसा नहीं मिल पाया। आज वाजिब पैसा नहीं मिल पाया जिसकी वजह से किसान त्राह कर रहा है, किसान परेशान है। आम देखिए, आज कहीं न कहीं सूचना सब जगह मिलती रहती है, कहीं किसी ने फांसी लगा लिया, कहीं किसान ने आत्महत्या कर लिया। इस तरीके की घटनाएं पूरे प्रदेश में आ रही हैं। ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आने वाले पंचवर्षीय योजना में 2022 में वो तो किसान जवाब दे देंगे? बिल्कुल देंगे, पूरी तरीके से जवाब देंगे, क्योंकि किसान इसमें बहुत परेशान है। किसान आंदोलित है। दिल्ली के बॉर्डर पे 4 महीने हो गए, दिल्ली बॉर्डर पे किसान अपनी बात करने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा। जो यही नरेंद्र मोदी, यही उनका क्या नाम है, राजनाथ सिंह कहते थे, ये जब कांग्रेस के शासन चलता था तो उस समय कहते थे कि दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन चल रहा है, सर के ऊपर धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा। जो धरना प्रदर्शन 1 दिन 2 दिन चलता था, आज 4 महीने चल रहा है। आज उनकी खुद की सरकार है, लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। यही चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे स्वर्गीय जो है अरुण जेटली जी हो, चाहे जो है राजनाथ सिंह हो, यही डीजल और पेट्रोल के बारे में कहते थे कि डीजल के पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम घटने चाहिए कि नहीं घटने चाहिए। आज मैं जानना चाहता हूं, जब उस समय 2014 में 45-46 रुपये में डीजल हुआ करता था, आज डीजल 80 रुपये पार कर चुका है। और ये किसानों के ऊपर मार नहीं तो और क्या है। किसान इन सारी चीज़ों से बहुत ही प्रताड़ित है और किसान इसका आने वाले समय में 2022 में इसका जवाब उनको भरपूर देगा और उनको इस कुर्सी से हटा करके उखाड़ फेंकने का भी काम करेगा।
डीजल और पेट्रोल नेपाल में सस्ता है और इंडिया से होकर के जाता है, जबकि तो ऐसा क्यों? और इंडिया में ये मतलब केंद्र में बैठे हुए लोगों की पॉलिसी है। जो हमारे देश में रिफाइनरी लगी है, हमारे देश से नेपाल को जाता है, तो इनको ये चीज़ देखना चाहिए। आखिर में हम अपने देश के लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। जब भी कोई मामला पड़ा, जब भी कोई आर्थिक संकट पड़ा, तो इन्होंने डीजल के ऊपर मतलब प्रदेश सरकार चाहे हो चाहे केंद्र सरकार हो, कर बढ़ाने का काम किया है, लेकिन किसान को राहत देने का काम नहीं किया। कर बढ़ाने के लिए तो स्टाम्प पर भी ये बढ़ा सकते थे। डीजल पर सीधा किसानों पर मार पड़ती है। चूँकि किसानों को ये इनका साबित करने का काम है कि किसानों को खेती किसानी का सौदा, घाटे का सौदा किसानों को साबित हो, इसके लिए पूरी प्लानिंग में जुटे हैं कि किसान अपनी ज़मीन को कैसे छोड़ करके उन पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रख दे, जिसके ऊपर से उनका अधिकार भी कल ख़त्म हो जाएगा। ऐसे चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये काला कानून जो आया है, इसमें वो सारी चीज़ें हैं। एमएसपी भी ये ख़त्म करेंगे, जिसको चिल्ला कहते हैं कि मैं इस एमएसपी को टच नहीं करूँगा। अरे क्या तुम, जब पूंजीपतियों को आपने लाइसेंस दे दिया, भंडारण का लाइसेंस दे दिया, तो किसान की औकात बेचारे की नहीं है कि किसान कहीं पे गल्ला भंडारण कर सके, अपनी फसल जो उगाता है उसको भंडारण कर सके। चूँकि उसके सामने समस्या है, वो खाद उधार लाता है, डीजल उधार लाता है, लेबर चलते हैं, उनको सबको भुगतान करना होता है। दूसरी फसल उगाने के लिए उसको व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में जैसे फसल उसकी कट के तैयार होती है, वो किसी न किसी तरीके से अगर सरकारी रेट उसको नहीं मिल पाता है, तो औने पौने दामों पे वो दे करके और इन समस्याओं से निजात पाने का काम करता है। विश्वधर्म कल्याण हमने आज पूर्व विधायक जी से संपर्क किया और क्षेत्र की जनता के विषय में उनसे जानकारी ली है, और जितना काम सपा सरकार में विधायक जी ने कराया था वो सारा मुहैया करा दिए हैं। पूर्व विधायक जी के सामने जो जनता त्राय कर रही है, और वो जनता कभी कभी इनके दरवाजे पर भी आ जाती है, उस दुख दर्द को सहन ना कर सके, और पूर्व विधायक जी के आंखों में आंसू भी देखे गए हैं, छलक आए हैं। शायद ये दुख दर्द जनता का, किसानों का किस समय दूर हो, वह आने वाला समय 2022 बताएं। 2022 में जनता शायद बता देगी। इसके लिए मैं विधायक जी को धन्यवाद देता हूँ।